हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत वाला जो हिस्ट्री का पोर्शन है उससे जितने भी तरह के आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में बन सकते हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही सेशन है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी यानी इन वंशों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा शुरू की थी, यानी टोकन करेंसी शुरू की थी। ठीक है, टोकन करेंसी शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब तुगलक वंश में शासन शुरू करा था, इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट्स करे थे। पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट्स इनके फेल्ड रहे थे। एक तो इन्होंने टोकन करेंसी शुरू किया था, दूसरा इन्होंने कराचिल एक्सपीडिशन किया था, कराचिल एक्सपीडिशन अभियान था ये एक, दूसरा था खुरासन अभियान, तीसरा इन्होंने दोआब वाले क्षेत्र में, जो दोआब होता है ना, उस क्षेत्र में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था जिसकी वजह से बहुत से लोग खेती किसानी छोड़ के चले जा रहे थे। और पांचवी इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद में कैपिटल पहले शिफ्ट कर दिया, राजधानी शिफ्ट कर दी, उसके बाद फिर से दौलताबाद से वापस दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करने की बात करी। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने करे थे, जो पाँचों के पाँचों एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश के शासक थे और तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय तक रूल करा था। जितने भी दिल्ली सल्तनत काल के 5 वंश है ना, उन 5 वंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? देखो, वैसे तो असली संस्थापक के तौर पर हम लोग कई बार इल्तुतमिश का नाम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हम लोग कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। इनको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। साथ ही इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कोई झोपड़ी नहीं थी, ये एक मस्जिद था जो बनवाया गया था। ठीक है, साथ ही चौगान खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान को इंग्लिश में हम हॉर्स पोलो कहते हैं। हॉर्स पोलो खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मुश्किल से 4 साल ही ये शासन कर पाए थे। ये गुलाम थे, किसके गुलाम थे? मोहम्मद घौरी के। मोहम्मद घौरी ने इनको गुलाम के तौर पर खरीदा था और ये इंडिया आए थे और यही उनके साथ इंडिया चले आए थे। ठीक है, जिसके बाद ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के शुरू किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था? जब दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना करी गई मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। इन्होंने वो भी बनवाया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। ठीक है, पूरा नहीं करवा पाए थे। तो इनके बाद जो है इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत काल का शासक बनता है तो इल्तुतमिश ने 2 तरीके के सिक्के जारी करवाए थे। एक सिक्का था टाका, ठीक है, ये रजत मतलब कि चांदी का सिक्का था, है ना, चांदी का सिक्का था। और एक था जीतल। जीतल कौन सा सिक्का था ये आपको बताना है। ठीक है, जीतल कौन सा सिक्का था ये आपको बताना है। अच्छा, इल्तुतमिश ने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था। पहले कैपिटल लाहौर हुआ करता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी तो कैपिटल लाहौर था। लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करा था कैपिटल को। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम हम किसे कहते हैं? इनमें से मोहम्मद घौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम यानी कि स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। क्या कहते हैं? स्लेव ऑफ
स्लेव्स। ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इल्तुतमिश ने ना तुर्के चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्के चहलगानी, तुर्के चहलगानी की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये 40 नोबल्स का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि इल्तुतमिश को समय समय पर ओपिनियंस दिया करता था, एडवाइस वगैरह इल्तुतमिश लिया करता था। इनका काफ़ी दबदबा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? देखो, आप चाहे मुगल पढ़ो, मुगल काल पढ़ो, चाहे आप दिल्ली सल्तनत काल पढ़ो, इनके टाइम पे फारसी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। पर्शियन लैंग्वेज इसको अपन कहते हैं। ये लैंग्वेज पर्शिया में बोली जाती थी, यानी फारस में बोली जाती थी। आज के समय पे फारस नाम का कोई देश नहीं है, आज के समय पे पर्शिया नाम का कोई कंट्री नहीं है। आज के समय पे ईरान नाम का जो देश है उसको पहले फारस बोला जाता था, यानी पर्शिया बोला जाता था। मैप में अभी अगर आपको देखना है तो आपको पर्शिया नहीं बल्कि ईरान मिलेगा। तो पर्शिया में जो फारसी भाषा बोली जाती थी उसका भारत में बहुत महत्व था। मुगल काल में भी था, ठीक है, मुगल काल में भी था और दिल्ली सल्तनत काल में भी था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में भी था। तो इन दोनों ही टाइम पीरियड पे फारसी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, है ना, फारसी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कई ऐसे दरबारी कवि थे इनके जो फारसी भाषा में लिखा करते थे, कविताएं पढ़ा करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था और इनका सीक्वेंस क्या है, कौन किसके बाद आया था। एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत काल में एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप याद कर सके, SKTSL, बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको दिल्ली सल्तनत काल के पांचों वंश का नाम सीक्वेंस में याद हो जाएगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। एक था स्लेव डायनेस्टी जिसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं और इसी को हम हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था खिलजी वंश, ठीक है, उसके बाद कौन सा आया था, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, है ना, तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद कौन सा आया, सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद कौन आया, लोधी डायनेस्टी। तो SKTSL का मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश जो थे, इन पांचों वंशों का अलग अलग टाइम पीरियड में दिल्ली वाले एरिया में, दिल्ली सल्तनत में शासन था। यानी दिल्ली सल्तनत काल के ये 5 वंश जो थे इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक से याद कर सको तो बहुत ही ईजी पड़ेगा, SKTSL इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। एकमात्र वुमेन, फीमेल रूलर थी ये, इनसे पहले और इनके बाद दिल्ली सल्तनत काल में कोई महिला रूलर नहीं आई। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इनका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था इनका, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। जब ये शासिका बनी थी तो इन्होंने लड़कियों वाले कपड़े ना अपनाकर लड़कों वाला पोशाक पहनना शुरू कर दिया। यानी जो बॉयज जिस तरीके के कपड़े उस समय पहना करते थे वो इन्होंने शुरू कर दिया और इन्होंने पर्दा सिस्टम को हटा दिया। यानी कि चेहरे पे जो पर्दा किया जाता था ना वो इन्होंने छोड़ दिया, पर्दा प्रथा इन्होंने त्याग दी थी। इनका बहुत विरोध हुआ था, जो तुर्के चहलगानी थे, जो 40 नोबल्स का ग्रुप था, उन्होंने इनका बहुत ज्यादा विरोध करा था, ठीक है। तो याद रखना रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक बोला था, हेल्पर ऑफ खलीफा। हेल्पर ऑफ खलीफा खुद को गढ़मुक्तेश्वर के क्या कहते हैं मस्जिद की दीवारों में किसने लिखवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन भी ममलूक वंश का यानी गुलाम वंश का ही था। बलबन के द्वारा स्पाई सिस्टम शुरू किया गया था। स्पाई सिस्टम यानी कि जासूसी करवाते थे ये अपने अलग अलग विभागों में, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। बलबन ने तुर्के चहलगानी को खत्म किया था। तुर्के चहलगानी का पावर इसने खत्म कर दिया था, पावर इसने समाप्त कर दिया था बलबन ने। सॉरी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में डैश के शासनकाल के दौरान अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमाओं तक
कौन पहुंचा था, मतलब दिल्ली सल्तनत काल में जो पूरा एरिया है, एरिया क्षेत्र विस्तार जो किया जा रहा था, सबसे ज्यादा किसने क्षेत्र विस्तार किया था, है ना, कब्जा कर करके। तो ये नाम सुन के आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार इसने तो बहुत सारी गलतियां की थी, तो फिर इसने क्षेत्र विस्तार कैसे करा। भले इसने शासन काल में 5 गलतियां करी हो, लेकिन क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही हुआ था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो ओरिजिनल इस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली सल्तनत का, वो किसने किया था, ये पूछा जाता है। देखो वैसे तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, है ना, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी यानी कि जो गुलाम वंश था उसका सबसे पहला जो शासक था वो यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इल्तुतमिश जो आता है, इल्तुतमिश ने लाहौर से, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्थापना किया था ना दिल्ली सल्तनत काल का, उस समय पे राजधानी को उसने लाहौर रखा था। राजधानी क्या थी, लाहौर थी। लेकिन लाहौर राजधानी को चेंज करके इल्तुतमिश ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और दिल्ली सल्तनत काल के टाइम पे इल्तुतमिश का जो रूल था वो काफी इंपॉर्टेंट था। इसने बहुत सारी चीजें करी थी और इसीलिए इसको ओरिजिनल संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी। लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने के बाद तुगलक वंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में राजधानी बदल दी। उसने राजधानी कर दिया था दौलताबाद में। कहाँ पे, दौलताबाद में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। फिर से उसने दौलताबाद से वापस दिल्ली में राजधानी कर दी। पहले दिल्ली से दौलताबाद करा, फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली कर दिया। मतलब इसका दिमाग थोड़ा सा खराब सा था। इसी के टाइम पीरियड पे भारत में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता, जिसने द रिहला नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। इब्न बतूता, इसने कौन सी किताब लिखी थी, द रिहला, है ना। द रिहला नाम की जो बुक है वो इब्न बतूता ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसी के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत काल में रहा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी। देखो मार्केट में उस समय चीजों का दाम बहुत ज्यादा था। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी मार्केट में निकलता है अलग अलग वेशभूषा धारण करके, ताकि उसको कोई पहचान ना पाए कि ये सुल्तान है। अपने साथियों के साथ जाता है तो मार्केट जाके उसको पता चलता है कि चीजों का रेट बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब गरीब लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसने तुरंत ही मार्केट रिफॉर्म्स लागू किए और उसने तुरंत ही बोला कि अब कपड़े का मार्केट अलग रहेगा, पशुओं का मार्केट अलग रहेगा, गुलामों का बाजार अलग रहेगा और अनाज का बाजार अलग लगेगा। सबका मार्केट अलग अलग रहेगा और सबका जो रेट है उसको फिक्स किया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार ज्यादा दाम में चीजें बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको क्या होगा, उसको सजा होगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। इस मार्केट रिफॉर्म को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शाहनाए मंडी नाम के पद की भी स्थापना करी थी, ठीक है। शाहनाए मंडी नाम का जो पोस्ट है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी, आगरा, दिल्ली, दौलताबाद या लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कई बार पूछी जाती है। इनकी राजधानी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी, दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने क्या था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था ये क्या चीज थी, मस्जिद था, मंदिर था, संत का हट था या फिर टावर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्क, ठीक है। मस्जिद था ये। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये किसने बनवाया था, लिख देती हूं मैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनवाया गया था, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये मस्जिद था।
इनमें से किसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखो, कुतुब मीनार को बनवाने में कई लोगों का हाथ था, कई लोगों ने उसको बनवाया मिलकर और कई लोगों ने उसका निर्माण करवाया था, मतलब रिनोवेशन करवाया था। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाना शुरू किया, पहला मंजिल बना, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी का काम पूरा करवाया था और लास्ट में काफी सालों के बाद उसका रिनोवेशन वगैरह और थोड़ा सा मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने इसमें कुछ भी नहीं करवाया था। कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार को बनवाने और रिनोवेट करवाने का काम 3 ही लोगों का था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इक्ता शब्द का मतलब क्या है? जो इक्ता सिस्टम चलाया गया था, जो इल्तुतमिश ने शुरू करा था, जिसमें इक्तादारों को इक्ता दिया जाता था, ये इक्ता क्या था? इक्ता का मतलब मिलिट्री कैंपेन नहीं होता, कर संग्रहण प्रणाली नहीं होती, सेना इकाई नहीं थी, ये था लैंड ग्रांट यानी भूमि अनुदान। इक्ता सिस्टम में क्या होता था? जमीन अनुदान में दिया जाता था, जिसको दिया जाता था वो इक्तादार कहलाता था और उसी इक्तादार की जिम्मेदारी होती थी कि वो जो इक्ता है, वो जो जमीन है, उसका पूरा का पूरा देखरेख वही करेगा, लैंड रेवेन्यू भी वही उसमें से जनरेट करेगा। दिल्ली का कौन सा सुल्तान नहरों के निर्माण और सिंचाई सुधारों को लागू करने के लिए प्रसिद्ध था? यानी इनमें से ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत काल में खूब सारे नहर बनवाए थे, ठीक है, और साथ में सिंचाई सुधार भी करवाए थे? इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिरोज शाह तुगलक ने ना हॉस्पिटल भी बनवाए थे। ठीक है, हॉस्पिटल के साथ साथ इसने ना दीवाने खैरात नाम का एक विभाग भी बनवाया था। दीवाने खैरात, ये गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए दीवाने खैरात नाम का विभाग बनवाया गया था। अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बलबन ने डैश की भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? तूतिए हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही या दीने इलाही? दीने इलाही तो धर्म था जिसको अकबर ने फाउंड करा था मुगल काल में। ठीक है, अकबर के द्वारा बनाया गया ये एक धर्म था, ये तो आंसर होगा ही नहीं। जिल्ले इलाही नाम का जो टाइटल है ये बलबन को मिला था। केसरे हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को मिला था, महात्मा गांधी, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। केसरल हिंद नहीं है, केसरे हिंद है ये। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? उस समय ना फारसी लोगों को बहुत महत्व दिया जाता था और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित होने के लिए, फेमस होने के लिए और अच्छा बनने के लिए बलबन ने उनके लिए नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया था। आज भी भारत में जो फारसी रहते हैं ना, ईरानी लोग जो रहते हैं, वो नवरोज मनाते हैं, आज भी मनाया जाता है ये। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने इक्ता को खत्म कर दिया था? इक्ता को अबॉलिश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अगर ये पूछा जाएगा तो सीधा बोलना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से शासक के टाइम पे मंगोल आक्रमण हुए थे। सिंचाई कर पहली बार किसानों पर इनमें से किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? यानी इरिगेशन टैक्स सबसे पहले किसने लगवाया था? उसी ने लगाया था जिसने कैनाल वगैरह का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किया था, नहरों का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा किया था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के दौरान इनमें से किसे बरीद बोला जाता था? बरीद किसको कहते थे? बरीद कहते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, स्पाइस को, जासूसों को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, है ना, बरीद कहते थे। ऑप्शन नंबर डी, इसमें ना इंटेलिजेंस ऑफिसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना डैश के आक्रमण के बाद हुई थी? किसके आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, तैमूर। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना हुई थी।
गुलाम वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश का एक और नाम है, वो नाम क्या है? तुगलक, ममलूक, लोधी या फिर सैयद? ऑप्शन नंबर बी, ममलूक इसका दूसरा नाम है। ममलूक वंश के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने इक्ता को समाप्त किया था? ये क्वेश्चन अभी कराया मैंने, रिपीट हो गया है ये। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपको देखो, सुबह मेरी 8 से 9 बजे के बीच में करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। उसका पीडीएफ और बाकी की जो मेरी क्लासेस होती है सभी का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम इस टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे नाम से ना मिले तो स्कैनर से स्कैन कर लेना, ठीक है ना। बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।